Good morning, guys. Myself Rajan. Hello, guys. I'm teaching you the account subject of the 11th class. Welcome to the Hawking classes. So, guys, 11th class में अभी तक हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं. हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे थे जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फर्स्ट चैप्टर था हमारा जो अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन को शो करके चलता था. गाइस, ये है हमारा लेक्चर नंबर 10. लेक्चर नंबर 10 में हम आपको करवाएंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में. अभी तक मैंने आपको एट्रीब्यूट समझाई अकाउंट्स की, मैंने आपको फीचर्स समझाए जो कि एट्रीब्यूट्स ही कहलाते हैं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फंडामेंटल्स और भी बहुत सारी बातें समझाई मैंने आपको अकाउंट्स की. रोल ऑफ अकाउंटिंग समझाए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग समझाए, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में बताया. आज हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि वो किस तरह से अकाउंटिंग साइकिल में वर्क करती है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि अकाउंटिंग का कंक्लूजन क्या है. जैसे सपोज करो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख कर आना पड़ेगा. श्योर, पहले अपना पूरा कंप्लीट आंसर लिखोगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे. सेकेंडली आपको आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो आप अकाउंटिंग लिखोगे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे. ऐसे जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, तो आपको लास्ट में एक कंक्लूजन लिखकर आना पड़ेगा. वो कंक्लूजन हर जगह अगर सेम यूज करते हो तो नो डाउट एप्लीकेबल है. श्योर, तो वो एक कॉमन कंक्लूजन मैं आज आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा और उस कॉमन कंक्लूजन के साथ आपको अकाउंटिंग का साइकिल भी एक्सप्लेन करके चलूंगा. बट बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग, which is the mandatory and which is the one and only individual definition which you have to be mentioned in your examination. So right now I'm just explaining you the definition of accounting. अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? बच्चों का मेरे पास व्यू आए हैं, बच्चों के मेरे पास थोड़ी सी क्वेरीज आई हैं कि सर डेफिनेशन को थोड़ा ब्रीफ में समझाना, डेफिनेशन को थोड़ा इजी करके समझा दो. वैसे मैंने पहले भी इजी करके समझाया था, बट राइट नाउ बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें समझ तो आई लेकिन कभी कभी हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं. बिकॉज आप लोगों के लिए नई लैंग्वेज है, तो बच्चों की बार बार क्वेरीज आई कि कुछ बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें समझ आई बट हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, बिकॉज उन बातों का मीनिंग टिपिकल होगा उनके लिए, शायद वो बातें समझनी मुश्किल होगी. सो राइट नाउ डिस्कसिंग यू द डेफिनेशन. अकाउंटिंग इज एन आर्ट. Accounting is an art. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing. Summarizing the transaction, event, money, transaction, event and money. सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसे मिस्टेक हो गई. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in terms of money, transaction and event which are at least of financial character, and interpreting the result thereof. Guys, ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है. प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा. ये लेक्चर अब तक के जितने भी हमारे 9 लेक्चर हुए हैं उन सब लेक्चर का बेस है ये लेक्चर. इस लेक्चर में मैं आपको 2 मेन बेसिक बातें बताऊंगा. पहली, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, सेकेंडली अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ साथ अकाउंटिंग का साइकिल, और लास्ट में मेन बेसिक बात बताऊंगा आपको
अकाउंटिंग का कंक्लूजन, कि आपको कंक्लूजन क्या लिखना है। हर क्वेश्चन के अगर आप एंड में कंक्लूजन लिखोगे तो ये आपके आंसर को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो दैट विल बी डिक्लेयरिंग योर आंसर एज अ मोर इफेक्टिव। श्योर, इससे क्या होता है, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चों की एग्जाम में अच्छी प्रेजेंटेशन हो, जिससे एग्जामिनर भी चेक करने वाला कहे कि हाँ भाई एक समझदार बच्चे ने अपनी आंसर शीट में अपने आंसर्स को लिखा हुआ है। श्योर, अब आप एक यंग जनरेशन के बच्चे हो, अब आपकी क्लास है वो सीनियोरिटी लेवल पर आ चुकी है। अब आपकी जो आंसर्स जिस टाइप के आपको रिप्लाई करने हैं अपनी एग्जामिनेशन शीट में, वो मोर इफेक्टिव होने चाहिए। वहां से पता लगना चाहिए कि ये आंसर्स को लिखने वाला बच्चा 11th क्लास का बच्चा है, कोई 9th 10th या 8th क्लास का बच्चा नहीं है। क्योंकि 11th क्लास का बच्चा है तो वो अपने लेवल का ही कोई आंसर लिख रहा है। श्योर गाइस, ये है वन एंड ओनली इंडिविजुअल डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको मैंने समझा रखा है अच्छे से कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इसलिए एक कला है क्योंकि ये हमारे बिजनेस के जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो बिजनेस के बिगर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हेल्पफुल होती है। इस वजह से अकाउंटिंग एक आर्ट है। सेकेंडली हमारे पास आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में सबसे पहले साइकिल कौन सा बना? अकाउंटिंग में सबसे पहले साइकिल बनता है जो साइकिल है अकाउंटिंग का, यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। अकाउंटिंग साइकिल, जो अकाउंटिंग साइकिल है वो सबसे पहला है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन मैंने अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से करवा रखी है इनके सारों के मीनिंग। सो राइट नाउ मैं इन मीनिंग्स को लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इन मीनिंग्स को डिक्टेट कर दूंगा और थोड़ा बहुत लिख दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? पहले तो हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में समझेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस should be identified and here we collect or accept only those transaction which are important for business, यहां लिख सकते हो irrelevant या फिर यहां लिख सकते हो नॉन इंपोर्टेंट। वर्ड यूज कर लो आप अच्छे से, अगर आपको एक्सप्लेनेशन करनी है आप वर्ड इसी को यूज कर लो। irrelevant ट्रांजैक्शन, मतलब irrelevant का मतलब होता है नॉन इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन। irrelevant transactions should be ignored। irrelevant transactions को हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। श्योर गाइस, यहां पर वो लिखवाता है, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस शुड बी आइडेंटिफाई। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें जाना पहचाना जाता है, उन्हें परखा जाता है। और इस समय हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन है, जो नॉन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो राइट नाउ ये आपका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। आप इसे जल्दी से उतारिए प्लीज फर्स्ट पॉइंट को। सो होप सो आपने फर्स्ट पॉइंट समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा अपनी नोटबुक्स में। सेकंड पॉइंट है
मेजरमेंट, सेकंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ध्यान से बच्चों सुनिएगा, प्लीज इन बातों को इग्नोर मत कीजिएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं दोबारा से डिक्टेट करा रहा हूं सिर्फ बच्चों की क्वेरीज को लेकर। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब द ट्रांजैक्शंस, पहले लिख लेते हैं, द ट्रांजैक्शंस which can be expressed in money form, which can be expressed in money form या फिर monetary form, we should give them proper measurement, we should give them proper measurement। बस इतनी बात लिखनी है आपने। श्योर। कहता है कि जो ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन मनी फॉर्म, वी शुड गिव देम द प्रॉपर मेजरमेंट। जो ट्रांजैक्शन हमारी एक्सप्रेस हो सकती हैं मॉनेटरी फॉर्म में या फिर मनी की फॉर्म में, हम उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट देकर चलेंगे। सो सेकंड हमारा मीनिंग सिर्फ यही निकलता है। ये मैं आपको बेसिकली ये वो वाला आंसर लिखवा रहा हूं जो अगर आपको लिखा जाए कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग के साइकिल के बारे में बताओ तो आप यही आंसर लिख कर आओगे। अगर आपको पूछे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन या अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स फीचर्स के बारे में लिख कर आओ, तब भी आप ये आंसर लिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर लिखाओगे तो वो एप्लीकेबल ही रहेगा। तो अकाउंटिंग साइकिल के समय यही सेम आंसर एप्लीकेबल रहेगा, एट्रीब्यूट्स फीचर के समय भी यही सेम आंसर एप्लीकेबल रहेगा, एडवांटेजेस के समय भी ये आंसर एप्लीकेबल रहेगा। श्योर गाइस। तो इस वजह से मैं ये आपको प्रॉपर आंसर की मैनर बता रहा हूं कि जो आपको क्वेश्चन आंसर में आपको अपने एग्जामिनेशन शीट में लिखनी है। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। आफ्टर सेकंड पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। हमारा थर्ड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शंस है हमारे, जो भी इवेंट्स हैं, आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग तो अच्छे से मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता ही दिया है। श्योर। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज। इवेंट होता है उन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट। श्योर गाइस। सो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, हमें उन्हें कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट भी दे दी। श्योर। कलेक्ट करने के बाद उन्हें प्रॉपर उनकी वैल्यू को भी डिसाइड कर दिया। श्योर। अब हम उन ट्रांजैक्शंस को, उन इवेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम उन ट्रांजैक्शंस को, उन इवेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ यहां लिख सकते हो आप, नाउ आफ्टर गिविंग प्रॉपर मेजरमेंट, आफ्टर गिविंग प्रॉपर मेजरमेंट to the transaction and event, now we should record them in a proper manner, in our books of account, here we maintain journal proper। So guys, this is your third point। इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है? कहता है आफ्टर गिविंग प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट देने के बाद हम ट्रांजैक्शन को और इवेंट को नाउ वी शुड रिकॉर्ड देम इन अ प्रॉपर मैनर इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हियर वी मेंटेन द जर्नल प्रॉपर। श्योर गाइस। कहता है कि प्रॉपर मेजरमेंट देने के बाद, अपनी ट्रांजैक्शन और इवेंट को प्रॉपर मेजरमेंट देने के बाद, अपनी ट्रांजैक्शन और इवेंट को प्रॉपर मेजरमेंट देने के बाद हम उन ट्रांजैक्शन और इवेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में
रिकॉर्ड कर लेंगे और जहां पर हम अपनी जर्नल प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे, जहां पर हम अपनी जर्नल प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे। सो इसके कहने का मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन थी उनको कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी उनको रख लिया, जो नहीं हो सकती थी उनको फिर बाहर निकाल लिया। श्योर। अब जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट दे दी। प्रॉपर मेजरमेंट देने के बाद अब आप उन ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, तो जहां आप जर्नल प्रॉपर बनाओगे। यानी सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया। श्योर। जहां आपने कौन सी ट्रांजैक्शन को उठाया, इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन को कलेक्ट किया, इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन को कलेक्ट किया। श्योर। फिर आपने दूसरा प्रोसेस क्या निकाला, आपने दूसरा निकाला था मेजरमेंट। मतलब जो ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी, मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी, सिर्फ उन्हें ही रखा, बाकियों को आपने बाहर निकाल दिया, बाकियों को आपने इग्नोर कर दिया। श्योर। और जो ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी, आपने उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट दी, मेजरमेंट गिवन किया आपने। मेजरमेंट शुड बी गिवन, मेजरमेंट शुड बी गिवन टू देम, मेजरमेंट शुड बी गिवन टू देम। आपने उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट देकर चले। श्योर गाइस। ओके जी। अब थर्ड पॉइंट पर आपने क्या किया, जिन ट्रांजैक्शन को आपने प्रॉपर मेजरमेंट दी थी, अब उन ट्रांजैक्शन को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। और जहां पर सबसे पहले आपने क्या बनाई, सबसे पहले आपने अपनी बुक बनाई जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। श्योर गाइस। दोबारा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, उलझिए मत। सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन के समय आपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन थी उन्हें उठा लिया, उन्हें कलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। श्योर गाइस। अब मेजरमेंट के समय जो ट्रांजैक्शन आपकी मनी की फॉर्म में एक्सेप्ट हो सकती थी, मतलब जो इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन थी ना, उन इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन में से भी जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी उन्हें रख लिया, और जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती थी उन्हें बाहर निकाल दिया। सबसे पहले इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन उठाई, आइडेंटिफिकेशन के समय इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन उठाई। श्योर। मेजरमेंट के समय उन इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन में से वो वाली ट्रांजैक्शन उठाई जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी, और जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी उनको प्रॉपर मेजरमेंट दे दी। श्योर गाइस। मेजरमेंट देने के बाद अब आपने उन्हें रिकॉर्डिंग के समय बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया और जर्नल प्रॉपर बनाकर चले। सो अब आप ये थर्ड पॉइंट भी अपनी बुक में उतार लीजिए। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग आपका फोर्थ पॉइंट है, आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग के बाद कौन सा पॉइंट आता है, क्लासिफाइंग, यानी कि क्लासिफिकेशन। कौन सा पॉइंट आता है, क्लासिफिकेशन का पॉइंट आता है। ओके सर। क्लासिफिकेशन में आप क्या लिखोगे कि आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर रिकॉर्डिंग now we classified these transaction, now we classified these transaction into their nature account, into their nature account। किसमें क्लासिफाइड कर देंगे, उन्हें इनके नेचर अकाउंट में क्लासिफाइड कर देंगे। श्योर गाइस। जहां पर हम अपना क्या बनाते हैं, जहां पर हम अपने लेजर्स को मेंटेन करते हैं एंड सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, और सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। लेजर्स एंड सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन हियर, मेंटेन हियर। तो यहां पर हम अपनी क्या बनाते हैं, लेजर्स और सब्सिडरी बुक्स बनाकर चलते हैं। कहता है रिकॉर्डिंग के बाद अब आप क्या करोगे, अब अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर दोगे उनके नेचर अकाउंट में, जहां पर आप सब्सिडरी बुक और लेजर बनाते हो। मतलब कहने का है कि ट्रांजैक्शंस के बाद अब आप क्लासिफिकेशन करोगे। जैसे कि जो परचेज की ट्रांजैक्शन थी वो परचेज अकाउंट में डाल दोगे, सेल की ट्रांजैक्शन को सेल अकाउंट में डाल दोगे, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न अकाउंट में डाल दोगे, सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन को सेल रिटर्न अकाउंट में डाल दोगे।
इस तरह से जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर की है उसे उसके उसी नेचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। सो गाइस यहां पर आप इसी तरह से आप क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके चलते हो। सो फोर्थ पॉइंट इज योर क्लासिफिकेशन, जो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, आप इसे नोट डाउन कीजिए। सो आफ्टर क्लासिफिकेशन आपके बाद आता है समराइजेशन। समराइजेशन में क्या होता है गाइस कि जो भी ट्रांजैक्शन को हमने क्लासिफाइड किया था, अब हम उन ट्रांजैक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि हर कोई उन ट्रांजैक्शन को समझ सके। जिन ट्रांजैक्शन को हमने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में क्लासिफाइड किया था, उनके नेचर अकाउंट में क्लासिफाइड किया था, जैसे परचेज वाली परचेज में गई, सेल वाली सेल में गई, परचेज रिटर्न वाली परचेज रिटर्न में गई, सेल रिटर्न वाली सेल रिटर्न में गई। तो जिन ट्रांजैक्शंस को हमने उनके डिफरेंट डिफरेंट नेचर अकाउंट में क्लासिफाइड किया था, श्योर, अब हम उन ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हर कोई उन्हें समझ सके। जैसे अगर बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है तो वो भी इजीली उन्हें समझ सके, कस्टमर्स हैं वो भी इजीली उन्हें समझ सके, गवर्नमेंट है वो भी उन्हें इजीली समझ सके, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो हमारे सप्लायर्स हैं वो भी उन ट्रांजैक्शंस को इजीली पढ़ सके, समझ सके। श्योर गाइस। सो नाउ यहां आप लिख लो वर्ड। नाउ आफ्टर classification, we should represent this transaction and event in that form, उस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, इन दैट फॉर्म so that everyone can understand it. Everyone can understand it. Sure guys. Here we maintain ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग की फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां, मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहूंगा। Here we maintain the trading account, trading and profit and loss account। एक ही अकाउंट होता है ये, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। श्योर गाइस। एंड बैलेंस शीट। यहां आप लिख सकते हो नाउ आफ्टर क्लासिफिकेशन वी शुड रिप्रेजेंट दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन दैट फॉर्म so that everyone can understand it, and we find out the actual result. Sure. Arise from these transaction. Sure guys. आप पहले इसका मीनिंग समझिए। कहता है आफ्टर क्लासिफिकेशन अब हम क्या करेंगे, वी शुड रिप्रेजेंट दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन दैट फॉर्म सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। हम उन ट्रांजैक्शन और इवेंट को उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि हर कोई उन्हें प्रॉपरली समझ सके, और जहां से हम एंड वेयर वी फाइंड आउट द एक्चुअल रिजल्ट फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन, और जहां से हम अपना एक्चुअल रिजल्ट निकाल सके। और इस समय हम क्या बनाते हैं, इस समय हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर चलते हैं और बैलेंस शीट बनाकर चलते हैं। श्योर गाइस। सो इसको जल्दी से उतार लीजिए अपनी बुक्स में। So after 4.5
5 पॉइंट आपके पास आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है? इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट। गाइस आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस भी कलेक्ट कर ली, उन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस में से जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती थी उन्हें कलेक्ट कर लिया, उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट भी दे दिया आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की, जहां जर्नल प्रॉपर बनाई, फिर रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के बाद आपने समराइजेशन किया, श्योर क्लासिफिकेशन किया, उन्हें उनके नेचर अकाउंट में डाला और फिर समराइजेशन किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कि हर कोई उन्हें समझ सके। अब आप क्या करोगे? उन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट निकाल कर चलोगे। सो नाउ वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, नॉट ट्रांजैक्शन। वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या रिजल्ट निकला है, अब हम वो फाइंड आउट करके चलेंगे। वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करके चलेंगे। वेयर वी फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जहां हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, श्योर गाइस। सो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करके चलेंगे, जहां हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगेगा, जहां हमें यह पता लगेगा कि बिजनेस कितने 100 करोड़ का है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो कितनी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। सो हमें बिजनेस की वैल्यू के बारे में पता लगकर चलेगा, श्योर। यहां हम बिजनेस के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया और बिजनेस की वैल्यू कितनी है। हम बिजनेस की वैल्यू के बारे में पता लगाकर चलेंगे। आपको पता है बिजनेस की वैल्यू कहां से पता लगती है? बिजनेस की वैल्यू उसकी एसेट और लायबिलिटीज को कंसीडर करके पता लगती है कि बिजनेस की कितनी वैल्यू है, श्योर। उसकी कैपिटल वैल्यू को कंसीडर करके पता लगती है कि बिजनेस की कितनी वैल्यू है। तो यहां हम बिजनेस की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, श्योर। आफ्टर है कम्युनिकेशन, इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है अकाउंट्स हेल्प्स द बिजनेस टू कम्युनिकेट with others, sure। where यहां लिख सकते हो थ्रू अकाउंट्स या थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, everyone can know about the business, श्योर गाइस। यहां आप लिख सकते हो कि जो अकाउंट है वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। कोई भी पर्सन हो सकता है, इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर या हमारे कस्टमर्स या फिर हमारे जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट हो गई। सो उन सबको ये मदद करता है बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस के साथ वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ही बिजनेस को अच्छे से जान पाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू ही बिजनेस को अच्छे से जान पाते हैं। तो ये है आपका 6th और 7th पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। प्लीज जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो दिस इज योर ऑल अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। ये आपने समझा अकाउंटिंग साइकिल। सो लास्ट में सबसे पहले आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी आपको साथ ही साथ समझ में आ चुकी होगी। जैसे जैसे मैंने अकाउंटिंग का साइकिल समझाया है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी समझ आ चुकी होगी। और मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझा रखा है, श्योर। यहां पर मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल कराया जो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम करेंगे कंक्लूजन। सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप अकाउंटिंग साइकिल के बारे में लिखोगे और फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन होगा
Books of accounts is not only the means of recording the transaction and event. It's also helpful for businessman, helpful for owner of the business for finding its strength as well as weakness of business. Sure guys? So without books of accounting, no any activity can be done properly, can be done in a proper systematic manner. Sure. कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग. जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करती, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ही साधन नहीं है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ही साधन नहीं है, वो रिकॉर्डिंग के साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प द बिजनेस ओनर ऑफ द बिजनेस, इट ऑल्सो हेल्प द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर फाइंडिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस के ओनर को भी हेल्पफुल करती है, ये बिजनेस के ओनर को मदद करके चलती हैं, ये बिजनेस के ओनर को मदद करके चलती हैं, ये बिजनेस के ओनर को मदद करके चलती हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए. कहता है अकाउंटिंग, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, जो भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होती, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होती, ये बिजनेस के ओनर को हेल्प करके चलती है, मदद करके चलती है बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेसेस को भी फाइंड आउट करने के लिए. सो एट लास्ट वो कहता है कि बिना बुक्स ऑफ अकाउंट के हम अपनी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर से नहीं कर सकते. तो बुक्स ऑफ अकाउंट के बिना, बुक्स ऑफ अकाउंट की मदद के बिना हम अपनी कोई भी एक्टिविटी को सिस्टमैटिक मैनर से नहीं कर सकते. So that's all about the conclusion. Conclusion है books of account is not only the means of recording the transaction and event, it also helps the owner of the business to find out its strength and weaknesses of the business. So without books of account, no any activity can be done in a proper systematic manner. Sure. बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं करती, रिकॉर्डिंग के साथ साथ बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी फाइंड आउट करती है. सो बुक्स ऑफ अकाउंटेंट की मदद के बिना हम अपनी कोई भी एक्टिविटी सिस्टमैटिक मैनर से नहीं कर सकते. ये है आपका लास्ट में कंक्लूजन. अगर आप कहीं भी ये कंक्लूजन लिखा हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एडवांटेजेस का, डिसएडवांटेजेस का, रोल का, फंक्शनिंग का, साइकिल का, प्रोसेस का, एट्रीब्यूट का, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप ये कंक्लूजन लिखकर आते हो तो ये कंक्लूजन हर जगह सही माना जाएगा. श्योर. सो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल, जो पॉइंट अकाउंटिंग साइकिल में इंक्लूड हुए थे वही पॉइंट अकाउंटिंग प्रोसेस में भी इंक्लूड होंगे, वही पॉइंट अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड होंगे, वही पॉइंट अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड होंगे, वही पॉइंट अकाउंटिंग के फीचर्स में भी इंक्लूड होंगे, और वही पॉइंट आप अकाउंटिंग के एडवांटेजेस में भी इंक्लूड कर सकते हो. श्योर. ये सारे पॉइंट आप इन 4 आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो. श्योर गाइस. सो दिस ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग प्रोसेस. सो होप सो गाइस आप लोगों को हमारा ये अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस समझ में आ गया होगा. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट. अब इसके बाद हम अपना सेकंड यूनिट शुरू करेंगे जहां हम आपको जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स के बारे में, गोल्डन रूल्स के बारे में समझाकर चलेंगे.
So guys, be prepared and thank you so much. Have a nice day. I'm